नमस्कार दोस्तों, मैं संध्या सिंह आज फिर हाज़िर हूँ आपके सामने एक नए एपिसोड के साथ। दोस्तों, आई होप कि आपको लास्ट वाला एपिसोड हमारा जो पूजा रानी पे था वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जीत हार तो दोस्तों खेल में होती रहती है, लेकिन हम जो अपना काम कर रहे हैं उसे करते रहना चाहिए। दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस चीज़ को आगे प्रोसीड करूँ, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे हिट करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका एक बहुमूल्य योगदान हमारे वीडियो को आगे बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। कल के मैच जो कि 4 अगस्त 2021 को टोक्यो में खेला जाएगा भारत का अर्जेंटीना के साथ। तो ये मैच कैसा रहेगा, इसका क्या प्रेडिक्शन होगा और इसमें कौन सी पार्टी जीतेगी, हारेगी, हम आज एक नए तरीके से इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे और जीत हार को का अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमने एक अन्य पद्धति को लिया है, जिसमें प्रश्न शास्त्र के साथ ही साथ हमने यहाँ पे कोट चक्र को भी लगाने की कोशिश की है। दोस्तों, इससे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि दोस्तों हम यहाँ पर सीख रहे हैं और जो सीखा है उसे आपको सिखा रहे हैं, और साथ ही साथ हम ये बताना चाहते हैं या आपको शेयर करना चाहते हैं कि कौन से तरीके से हम किसी के हार और जीत का प्रेडिक्शन कर सकते हैं प्रश्न शास्त्र के अनुसार, और उसके साथ ही साथ चक्र के आधार पर, कोट चक्र के आधार पर हम कैसे किसी दो पार्टी को जीतते हारने का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं कल के मैच के बारे में अपना एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या होने वाला है कल। दोस्तों, आपके सामने जो कुंडली नज़र आ रही है वो वृषभ लगन की कुंडली है। वृषभ लगन एक पृष्ठोदय राशि है। दोस्तों, पृष्ठोदय राशियाँ जो होती हैं अपना रिजल्ट जैसे कहा जाता है दोस्तों कि पृष्ठोदय राशियों में रिजल्ट फ्रूटफुल नहीं होते हैं, यानी कि जो हम चाहते हैं अपनी पार्टी के लिए, जीत और हार में जो भी चीज़ चाहते हैं वो चीज़ का रिज़ल्ट हमें फेलियर मिलता है, मतलब वो इग्नोर होता है, उसका रिज़ल्ट हमें नहीं मिलता है। तो पृष्ठोदय राशियाँ एक फेलियर का इशारा करती है। तो दोस्तों, पहला पॉइंट जो हुआ यहाँ पर फेलियर हो गया। अब हम लग्न को जज करेंगे। लग्न में जो है वृषभ लग्न का जो स्वामी है, दोस्तों वृषभ लगन का जो स्वामी है वो है वीनस। वीनस हमारा चौथे भाव में बैठा हुआ है। दोस्तों, चौथा भाव जो होता है वो एनिमी का बैटल फील्ड होता है, यानी कि जो हमारी शत्रु है या हमारा जो ओपोनेंट है उसका फोर्थ हाउस उसका बैटल फील्ड है, और 10th हाउस जो होता है वो हमारा बैटल फील्ड होता है। लग्नेश चौथे भाव में, और एज वेल एज दोस्तों सप्तम भाव का जो स्वामी मंगल है वो भी चौथे भाव में बैठा है, यानी कि एक देखा जाए तो लग्न में राहु और चंद्रमा बैठने से क्या हुआ दोस्तों, लग्न तो स्ट्रांग होगी लेकिन लग्न में माइंड का डिसीजन लेने की, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे चंद्रमा पीड़ित हो गया। दोस्तों, किसी भी तरह से अगर हम किसी भी प्रश्न का विचार करते हैं वहाँ पे चंद्रमा और सूर्य की पोजीशन बहुत मैटर करती है। दोस्तों, यहाँ पर लग्न में चंद्रमा बैठकर राहु के साथ चंद्रमा को जो है खराब कर रहा है। दोस्तों, स्थिति तो नो डाउट यहाँ पे वीनस जो है चौथे भाव में अपनी जगह सही जगह पे बैठा है, बट यहाँ पर दोस्तों ये हो गया है कि चंद्रमा जो है खराब होने से क्या हो गया है कि जो हमारी पार्टी जो स्ट्रॉन्ग पार्टी है, यानी कि हम स्ट्रॉन्ग हैं लेकिन हम डिसीजंस मेकिंग नहीं है, हो सकता है हम सामने वाले ओपोनेंट से एक कंफ्यूज हो जाएं किसी भी तरह से, उनके किसी भी स्टेप से हम कंफ्यूज होने की वजह से दोस्तों ये हो सकता है कि हमारा जो भी मेंटल पावर हो सकती है हमारे युद्ध के मैदान पे या फिर हमारे खेल के मैदान पे दोस्तों, वहाँ पर हम अच्छे डिसीजंस या अपने अच्छी मेंटल कैपेबिलिटी का प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमारा कमज़ोर चंद्रमा, जो कि कहते हैं दोस्तों प्रश्न कुंडली में चंद्रमा का अच्छा होना हमारे मन के और हमारे काम करने के तरीक़ों और उसको इम्प्लीमेंट करने के तरीक़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर चंद्रमा पीड़ित होने से ये इशारा मिलता है कि हमारी जो पार्टी होगी, हमारी जो भारत की पार्टी है या भारत के हैं या रूपा रानी जी की बात, जो कैप्टन के डिसीजंस मेकिंग होंगे उसमें कॉन्फ्लिक्शंस हो सकते हैं, कन्फ्यूज़न हो सकते हैं।
उनका जो डिसीज़न मेकिंग होगा, उनके जितने भी स्टेप होंगे वो उतने फ्रूटफुल नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम और सारे कॉम्बिनेशन देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्थितियाँ दोनों तरफ से अच्छी बुरी बन रही हैं दोस्तों। लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ एक अनुमान नहीं लगाना है, और हमें यहाँ पर हर तरह के एंगल को पहले जज करना है, उसके बाद ही जो है दोस्तों हमें डिसीजंस लेने हैं। और वो डिसीजंस दोस्तों सही होंगे या गलत होंगे, ये बात की बात होगी। दोस्तों जब हम प्रश्न कुंडली में अगर हम किसी के सक्सेस और डिफीट की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम छठे हाउस से तीसरे घर तक अगर हम ग्रहों की पोजीशन देखते हैं, या तीसरे भाव से छठे घर तक अगर वो जो जितने भी प्लेस में हाउस प्लेस में प्लैनेट बैठे हैं, अगर वो पोजीशन ये दिखाती है कि हमारी कंट्री का अटैक कैसा होगा। दोस्तों अगर इन तीसरे भाव से छठे भाव में अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैलेफिक प्लैनेट बैठे रहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो कंट्री का अटैक होता है वो वीक होता है। और वहीं पर अगर छठे भाव से नवे भाव में जो ग्रह आते हैं वो अटैकर्स को दिखाते हैं दोस्तों। डिफीट और जो विक्ट्री होती है वो थर्ड हाउस से अगर एट्थ हाउस में अगर बेनिफिक है दोस्तों, तो जो विक्ट्री होती है वो हमारे देश की होती है, हमारे कंट्री की होती है। अगर वहीं पे नाइन्थ हाउस से सेकेंड हाउस में अगर विक्ट्री अटैकर मतलब अटैकर जीतता है अगर बेनिफिक है, यानी कि नवे भाव से दूसरे भाव में अगर कोई मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिक बैठे रहते हैं, तो अटैकर्स जो होता है उसकी विक्ट्री होती है। और थर्ड हाउस से एट्थ हाउस में अगर बेनिफिक प्लैनेट बैठे होते हैं, तो वहाँ पर हमारी कंट्री विनर होती है। और अगर वही रिवर्स हो जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे उल्टा हो जाता है, यानी कि अगर मैलेफिक है थर्ड हाउस से एट्थ हाउस, तो हमारी कंट्री हार सकती है। और वहीं पर नाइन्थ हाउस से सेकेंड हाउस में अगर हमारे मैलेफिक प्लैनेट है, तो जो भी हमारा अदर पार्टी है यानी अपोनेंट पार्टी है वो हार जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम सिचुएशन देखें कि थर्ड हाउस से एट्थ हाउस में हमारे पास कितने ग्रह मैलेफिक बनते हैं और कितने ग्रह बेनिफिक बनते हैं, उसको काउंट करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे सूर्य और बुध जो है बेनिफिक हो गया, यानी दो ग्रह हमें तीसरे से आठवें भाव में बेनिफिक मिले। और दूसरे चंद्रमा मंगल और शुक्र भी जो दोस्तों यहाँ पर अगर कहें तो यहाँ पर चंद्रमा के घर में शुक्र बैठा है, तो शुक्र यहाँ पर अच्छा माना जाता है दोस्तों। लेकिन यहाँ मंगल एक खराब प्लैनेट है, यानी कि नैसर्गिक पाप ग्रह प्लैनेट है। और वहीं पर दोस्तों यहाँ पर केतु भी सप्तम भाव में मिल गया दोस्तों। यहाँ पर हमारे को दो ग्रह दोस्तों यहाँ पर मैलेफिक मिले और तीन ग्रह दोस्तों यहाँ पर हमें बेनिफिक मिले, यानी कि यहाँ पर हमारी कंट्री के चांसेस अच्छे दिख रहे हैं जीतने के। और वहीं पर अगर हम नाइन्थ हाउस से सेकेंड हाउस की तरफ चलते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे को जुपिटर एक बेनिफिक प्लैनेट मिला, और सैटर्न यहाँ पे मैलेफिक प्लैनेट मिला, और मून यहाँ पर हमारा मैलेफिक काउंट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो राहु के साथ बैठा है, इसलिए वो मैलेफिक प्लैनेट बन गया है। तो यहाँ पर हमारे पास मैलेफिक प्लैनेट की संख्या दोस्तों 3 हो गई और बेनिफिक प्लैनेट की संख्या 1 हो गई, यानी कि नाइन्थ हाउस से सेकेंड हाउस में दोस्तों यहाँ पे मैलेफिक मिलने से हमारा अटैकर का विक्ट्री नहीं लगता है, यहाँ पर हमारी अपनी कंट्री की विक्ट्री लगती है। तो दोस्तों यहाँ पर इस स्टेप में हमारी कंट्री विनर हो रही है, इस स्टेप में हमारी कंट्री जीत रही है। तो दोस्तों अब आगे नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं कि और हम किस तरह से, अभी तो दोस्तों सिर्फ लग्न से ये पता चला कि हमारी कंट्री हार रही है, और दूसरा वहाँ पर जो कंजक्शन बना है फोर्थ हाउस में, यानी कि हम उनके बैटल फील्ड में घुस के उनको हराने की क्षमता रखते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर हम फोर्थ हाउस हमने उनके ही घर में अपने आप को रख दिया है, यानी उनके बैटल फील्ड में अपने आप को रख दिया है। और उसमें भी जो दृष्टियाँ अगर हम काउंट कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमारी सैटर्न जो है नवम भाव में बैठा हुआ है, सैटर्न नवम भाव में बैठा है, तो भाग्य का जो है जो भी हमारी कंट्री को प्रयास करने हैं उसमें हमें बहुत डट के प्रयास करना पड़ेगा, तभी हमारी कंट्री जीतेगी। क्योंकि भाग्य के भाव में भाग्य का स्वामी ज़रूर बैठा हुआ है, लेकिन सर दो दृष्टियां जो होती हैं वो शनि की दृष्टियां हमें पराजित कर सकती हैं। यहाँ पर शनि की दृष्टि पंचम भाव से नवम भाव से बैठ के वो 11th हाउस को देख रहा है, और 11th हाउस का जो लॉर्ड है जुपिटर वो वक्री है दोस्तों, वक्री 10th हाउस में शनि के घर में बैठा है। तो हमारे यहाँ पर पराजित होने की संभावना
2-3 तरह से बढ़ गई है दोस्तों। और अब बात करते हैं, आगे चलते हैं और कोशिश करते हैं कि यहाँ पर अगर हम इस साल की बात करें तो यहाँ पर हमें लगता है दोस्तों कि वीनस का इस साल बनता है, मार्स का इस साल नहीं बन रहा है। और दूसरी चीज़ हम यहाँ पर ये भी देखेंगे, हम जो भी प्रेडिक्शन यहाँ पे कर रहे हैं उसका हम कोट चक्र में भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या वास्तव में जैसा दिख रहा है दोस्तों वो इसमें लागू हो रहा है कि नहीं। दोस्तों कोट चक्र कैसे देखा जाता है या कैसे बनता है दोस्तों, ये हम यहाँ पर इसका ज़िक्र नहीं करेंगे क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पर हाँ, इतना मोटा मोटी आपको ये बता दें दोस्तों कि जब हम कुंडली जनरेट करते हैं उसी से ही कोट चक्र बनता है। लेकिन जीत हार का दोस्तों हम यहाँ पे नामा राशि से कोट चक्र नहीं बना रहे हैं, यहाँ पर हम अपनी भारत की कुंडली से ही भारत के बारे में आकलन लगाने की कोशिश करेंगे कि उनकी जीत हार की संभावना हमारे कोट चक्र में है कि नहीं है। तो दोस्तों अभी कोट चक्र में आने से पहले एक और बात बताना चाहेंगे कि डिफीट और विक्ट्री के लिए हमारे पास केंद्र में यानी 1, 4, 7, 10 में बेनिफिक प्लैनेट होने चाहिए। और अगर हमारे बेनिफिक प्लैनेट नहीं होते हैं तो जो अगर बेनिफिक प्लैनेट होते हैं दोस्तों तो बेनिफिक प्लैनेट होने से क्या होता है कि विक्ट्री रूलर की होती है। जो भी पर्सन अटैक करता है, जो पहले अटैक करता है या जो किसी कंट्री पर लीड कर लेता है किसी तरह से, तो वो जीत जाता है दोस्तों। अगर यहाँ पे मैलेफिक होता है तो दोस्तों यहाँ पर सामने वाली पार्टी जीत जाती है क्योंकि वो अटैक पहले करती है, वो हम पे लीड पहले करती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी कंट्री पहले लीड करेगी वो ही जीतेगी, चाहे वो अर्जेंटीना लीड करे या फिर वो यहाँ पर भारत लीड करे। जिसने भी पहला खाता अपना खोला दोस्तों वो कंट्री जीत जानी है। और 9th हाउस में अगर मार्स और सैटर्न होता है दोस्तों तो कंप्लीट डिफीट होता है। यहाँ पर दोस्तों 9th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है जिससे हमें लगता है कि भारत की कंप्लीट डिफीट होने वाली है। कंप्लीट डिफीट भारत हो सकता है यहाँ पर दोस्तों। यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन और नेगेटिव मिल गया। तो दोस्तों 2-3 तरह से यहाँ पर एक स्टेप में हमने बात करी। तो अभी तक तो पलड़ा जो है कह सकते हैं कि 50-50 से नहीं है, अब 60-50 का हो चुका है। भारत को 50 और अर्जेंटीना को 60% के चांस ज़्यादा हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर कोट चक्र में भी देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपके सामने जो मतलब जो कोट चक्र खुला हुआ है वहाँ पर आप देखने की आप सभी लोगों को पता होगा कि कोट चक्र कैसे देखा जाता है। यहाँ पे 4 स्क्वायर बने हुए हैं। सबसे सेंटर में जो स्क्वायर है दोस्तों ये आपका अंदरूनी भाग होता है यानी अंदर का क्षेत्र होता है, स्तंभ जिसे कहते हैं दोस्तों। और उसके जो दूसरा है वो मध्य है और उसके ऊपर का जो सर्कल स्क्वायर है वो प्रकार है। और सबसे बाहरी जो होता है वो बाह होता है दोस्तों। यहाँ पर कोट चक्र कैसे देखा जाता है दोस्तों ये इसकी बात नहीं करेंगे, या फिर हम कैसे बनता है दोस्तों ये नहीं बात करेंगे। यहाँ पर हम कोट चक्र का एनालिसिस कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर जो कोट स्वामी बनता है दोस्तों वो है हमारा वीनस, और हमारा जो कोट यानी फोर्ट गार्ड बनता है वो है चंद्रमा। तो दोस्तों यहाँ पे चंद्रमा आप देख सकते हैं कि एंट्री पॉइंट पे हमेशा रखा जाता है जो कि राहु के साथ बैठा हुआ है। राहु दोस्तों यहाँ पे वक्री है तो हम इसे प्रवेश नहीं कहेंगे, हम इसे बाहरी कहेंगे। यानी कि दोस्तों एक देखने में आपको प्रवेश मार्ग में लग सकता है बट ये प्रवेश मार्ग में नहीं है दोस्तों, ये बाहरी मार्ग की तरफ जा रहा है। दूसरा दोस्तों लेकिन ये असर दोस्तों प्रवेश मार्ग में ही करेगा, यानी कि खतरा दिख दोस्तों। जीत हार के लिए क्या होता है दोस्तों, चंद्रमा की पोजीशन और सूर्य की पोजीशन बहुत मैटर करती है। सूर्य को बाहरी यानी दीवारों पे उनका होना अच्छा माना जाता है दोस्तों। स्तंभ में आप देख सकते हैं कि कोई भी ग्रह नहीं है दोस्तों, यानी कि अंदर कोई भी सुरक्षा नहीं है। पाप ग्रह जो दोस्तों बाहरी मार्ग में अच्छे होते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो बाहरी मार्ग में यानी बाहरी दीवार पे अगर हम कहें तो गुरु देखिए दोस्तों बाहरी मार्ग में बैठा हुआ है। और वहीं पर प्रकार में अगर हम कहें तो शनि बैठा हुआ है। शनि एक नैसर्गिक पाप ग्रह है दोस्तों कोट स्वामी का स्तंभ या मध्य में होना शुभ होता है। यहाँ पर कोट स्वामी दोस्तों वीनस बन रहा है और वीनस जो है आप देख सकते हैं वो बाहर बैठा हुआ।
सकते हैं दोस्तों यहाँ पर वीनस बाहर बैठा हुआ है दोस्तों, यानी कि जिसको घर की रक्षा करनी चाहिए उसे बाहर बैठा दिया गया है। और यहीं पर यानी कि कूट स्वामी यानी कि कूट का स्वामी वीनस बाहर, कूटपाल यहाँ पर चंद्रमा है दोस्तों, जो कि बाहर बैठा है राहु के साथ। यानी कि वो प्रवेश द्वार में बैठा हुआ है, लेकिन राहु के साथ बैठकर दोस्तों उसका प्रवेश वर्जित हो गया है। यानी कि जो चीज़ अंदर होनी चाहिए वो बाहर है, और जो बाहर होनी चाहिए वो अंदर है। यानी कि यहाँ तो मतलब जो भी हमने एनालाइज किया है प्रश्न कुंडली में, उसका सटीक सा आंसर कोट चक्र में मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पर वीनस को मध्य में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वीनस मध्य में नहीं है, बाहर है। और वहाँ पर कूटपाल को बाहर होना चाहिए, वो प्रवेश द्वार में है। यानी कि चंद्रमा प्रवेश में है और वीनस जो है वो बाहर है, यानी कि कोट से बाहर है। तो दोस्तों यहाँ पे ये रिज़ल्ट निकलता है कि यहाँ पर जो हमारी पार्टी है उसकी जीत की संभावना दोस्तों 60% नहीं है, 40% हो सकती है दोस्तों। अभी हम थोड़े से और एनालिसिस करेंगे कि ये जो रिज़ल्ट है वो किस तरह से मैनिपुलेट या किस तरह से। यहाँ पर दोस्तों ये भी देख सकता है दोस्तों, यहाँ पर जो है हमारी अदर पार्टी थोड़ी सी अच्छी है। प्रश्न कुंडली में जो भी रिज़ल्ट हमें मिलते हैं कोट चक्र से दोस्तों, वो हम कंफर्मेशन कर लेते हैं। कोट चक्र दोस्तों कभी भी कोई चीज़ अलग नहीं बताता है। वो जो भी कुंडली हम लोगों ने खोली है, चाहे वो प्रश्न कुंडली हो चाहे वो बर्थ कुंडली हो दोस्तों, उसी चीज़ को वो कंफर्मेशन हमारा कोट चक्र देता है। यहाँ पर अगर कोट चक्र की दोस्तों पोजीशन देखा हम लोगों ने कि कोट स्वामी और कूटपाल दोनों की स्थिति अच्छी नहीं है जो होनी चाहिए दोस्तों। दूसरी बात ये है कि हमारा स्तंभ यानी कि अंदर का जो क्षेत्र है जहाँ पर एक सुरक्षा गार्ड की ज़रूरत होती है, वहाँ पर कोई सुरक्षा नहीं है। और जो भी ग्रह हैं हमारे, वो हम दोस्तों देख सकते हैं वो बाहर हैं, जिनको अंदर होना चाहिए। तो यानी कोट चक्र से ये संभावना दिखती है दोस्तों कि यहाँ पर कुछ गलत डिसीजंस या कोई फाउल सी चीज़ हो सकती है, या किसी भी तरह से हमारे हॉकी टीम यानी इंडियन टीम को कोई फाउल प्ले कर सकता है, या उनके साथ कोई भी उन्हें मिसगाइड कर सकता है, या दोस्तों ये कह सकते हैं कि उनके साथ कोई चीटिंग्स भी हो सकती है। यानी कि ओवरऑल उनकी जीत में बड़ा ही विघ्न हो सकता है, और मुझे लगता है कि ये जीत जो है अर्जेंटीना की होगी। दोस्तों इस तरह से मैंने मतलब एक ही कुंडली आज लगाई है मैंने। लास्ट टाइम मैंने 2 कुंडलियाँ लगा के आपको समझाने की कोशिश करी थी दोस्तों। फॉर्मूले वही हैं कि लग्न और लग्नेश में कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरा दोस्तों कि थर्ड हाउस में कोई ग्रह है, यहाँ पर दोस्तों थर्ड हाउस में बेनिफिक है। यहाँ पे संभावना नज़र आती है हमारी, यहाँ पर हमारी टीम के लिए कि वो जीत सकती है, पर वहीं पर 9th हाउस में मैलेफिक प्लैनेट हमें डिफीट कर रहा है। और चंद्रमा दोनों ही लूनर साइन में बैठे हैं दोस्तों। जब भी कभी सूर्य और चंद्रमा लूनर साइन में बैठते हैं तो जो भी पार्टी अटैकर होती है, जो भी पार्टी सबसे पहले अटैक करती है या लीडिंग बनाती है दोस्तों, वो टीम जीतती है। अब ये देखना होगा कि फर्स्ट आवर्स में या फर्स्ट जो भी हमारा टाइम होता है उसमें सबसे पहले लीड कौन लेता है दोस्तों। जो भी पर्सन अटैक करेगा वो पार्टी के जीतने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी दोस्तों। मैच देखने लायक होगा, लेकिन संभावना है यहाँ पर जीतने की, पर पूरी नहीं है। यहाँ पर जो पार्टी पहले अटैक करेगी वो पार्टी के जीतने की संभावना ज़्यादा है दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे और अगर जीत हार कर दोस्तों कोई भी रिज़ल्ट हो, उससे पहले मैं आपसे क्षमा मांगूंगी, क्योंकि मैंने दोस्तों कोशिश करी है एक एस्ट्रोलॉजिकल नज़र में इसको प्रिडिक्ट करने की। अदरवाइज़ जीत हार में कोई भी कुछ भी हो सकता है, उससे पहले मैं आपसे क्षमा चाहूँगी। धन्यवाद। प्लीज़